नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इसलिए आज बात करेंगे कि पटना में उन्होंने अपने भाषण की अंतिम लाइन जो बोली थी कि मोदी जी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे मेरे हाइड्रोजन बम के बाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये चर्चा का विषय है। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये एक चर्चा का विषय है कि आखिर एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम क्यों आ रहा है। एटम बम तो उन्होंने महादेवापुरा यानी बेंगलोर सेंट्रल की जो एक विधानसभा में 1 लाख वोटों का जो घोटाला हुआ था, उसका तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सत्यापित तौर से प्रस्तुतिकरण किया था। और उसके बाद में बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही एक तरह से अनर्गल बातें कर रहे थे। सही बातों का कोई भी हिसाब किताब नहीं दे रहे थे कि आखिर ये नए वोटर्स आए क्यों। यहाँ पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है, इसका इंतज़ार हो रहा है। केवल अनर्गल बातें आ रही हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये सत्य नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की आप अवहेलना कर रहे हैं, उनके मापदंडों की आप मानहानि कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो और भी एक कदम आगे है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि आप माफ़ी मांगे या फिर आप एफिडेविट दें, और यहीं पे आके अटक के बैठा हुआ है। जबकि उन्हीं की बीजेपी की तरफ से एक और नेता, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा, कांग्रेस पार्टी के कई सीटों के बारे में बताया कि यहाँ धांधली हुई, यहाँ लोग जीते, तो उनसे एफिडेविट नहीं मांगा गया। क्यों? क्योंकि वो सत्ता पक्ष के एमपी हैं और वो ऐसे एमपी हैं जिन्होंने लोकसभा के सदन में राहुल गांधी जी को अभद्र टिप्पणी की थी कि आपकी जाति का कोई पता ही नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हिमाचल से जीत के आए हैं, तो नाम लेना उनका उचित नहीं समझ रहा हूँ, नहीं तो उनका मान बढ़ जाएगा। अभी क्या है, राहुल गांधी ने जो पटना में जो ये हाइड्रोजन बम की जो बात की है, वो हाइड्रोजन बम किस बारे में है? या तो वो हरियाणा के बारे में है, या महाराष्ट्र के बारे में है, या मध्य प्रदेश के बारे में, या लोकसभा की तमाम सीटों के बारे में है, और इन सब के ऊपर बनारस के बारे में है। क्योंकि बनारस में लगभग 7 से 9 राउंड तक अजय राय जी जीत रहे थे और मोदी जी पीछे चल रहे थे। लेकिन अचानक 3 घंटे की लाइट चली गई, और उस लाइट चले जाने पर क्या क्या हुआ ये तो केवल ऊपर वाला जानता है, चुनाव आयोग जानता है। हम लोगों के पास में कोई सबूत नहीं, इसलिए कह नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी अब अपना सबूत पेश करेंगे, वही हाइड्रोजन बम का रूप में लिया जा रहा है। और राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो निश्चित रूप से इतना सच होता है कि लोगों को विश्वास करना पड़ता है। जैसे उन्होंने नोटबंदी के समय में कहा था, उन्होंने कोविड के समय में कहा था, यानी गवर्नमेंट को चेताया था, उन्होंने किसान बिल के ऊपर भी चेताया था, लोग नहीं समझ रहे थे। उन्होंने एफडीआई के बारे में भी चेताया था, चाइना के बारे में चेता रहे हैं, लोग मजाक में ले रहे थे। लेकिन सब बातें धीरे धीरे ये सही होती जा रही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनकी बातों पे विश्वास हो रहा है। उन्होंने इससे पहले कहा था हम एटम बम छोड़ने जा रहे हैं, उन्होंने एटम बम छोड़ दिया। जब से एटम बम छूटा है तब से पूरी चुनाव आयोग और बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो इधर उधर हो गई है, दिशाहीन हो गई है। क्योंकि अब क्या कहें, इसका क्या जवाब दें, इसी में उलझे हुए हैं। कोई सत्यापित उनका जवाब नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। किसी को भी अगर जुकाम हो जाता है तो बड़े बड़े लीडरान का
एक ट्वीट आता है कि ये उसको जुकाम हो गया, हमारी तरफ से आपको शुभकामना कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने इतना बड़ा जो विस्फोट किया चुनावी घपले का, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उन्होंने मांग नहीं की चुनाव आयोग से कि इसकी जांच की जाए। क्यों? क्योंकि वो तो मिलीभगत है और उसके स्पष्ट संकेत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब मिलते चले जा रहे हैं। जब चुनाव आयुक्त का जब सिलेक्शन होना था तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन कि उनके चुनावी जो प्रक्रिया होगी उसमें 3 लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, क्योंकि सीजीआई किसी भी दल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वो नेचुरल और बट नेचुरल वो बिल्कुल बीच के ही माने जाएंगे कि उनके पास में किसी के लिए कोई भी दलगत राजनीति नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उनके इस आदेश को, उनके इस गाइडलाइन को हटा दिया और क्या किया, प्रधानमंत्री जी रहेंगे उस आयोग में, चुनावी सिलेक्शन में विपक्ष के नेता रहेंगे और उनका एक कोई मंत्री रहेगा, जिसे कहते हैं या तो रक्षा मंत्री हो सकता है, कानून मंत्री हो सकता है, गृह मंत्री हो सकता है, यानी कोई भी आदमी हो सकता है उनकी कैबिनेट का। तो हमेशा 2-1 से ही वो जीत जाएगा। ये तो यहाँ पे अपने आप में ही एक संशय है और यहीं पे उनकी नीति का पर्दाफाश होता है। पहले तो लोगों को लगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री का ये प्रिविलेज है, वो कर सकते हैं, प्रेरोगेटिव है, कर सकते हैं। लेकिन अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आगे बढ़ी बात, जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं और उन चोरियों में साफ साफ दिख रहा है कि जवाब नहीं है, यानी स्पीचलेस हो गए हैं। राजीव कुमार जी शायरी गाते थे, ये एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि एसआईआर के मामले में जो थू हुई है, 65 लाख वोटों का जो इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी ने काटा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आधा जो हाफ हार्टेड डिसीजन है, पूरी तरह से उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं। लेकिन जब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो कुछ न कुछ सुविधा या विपक्ष को एक दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं कि जाओ ये थोड़े दिन खुश रहो। लेकिन असली बात यह है कि इसको रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी उस पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वो जजमेंट नहीं दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं कि आधार कार्ड के द्वारा इन सभी को डालो, नाम डालो, और उसमें विपक्षी जो पार्टियां हैं सभी पार्टियों को उनकी जिम्मेदारी भी बता दी है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ में ये निर्देश नहीं दिया गया है कि वेबसाइट कैसी है, वेबसाइट धीमी है, वेबसाइट धीमी चल रही है, उनके कागज़ों को इसके बावजूद भी कि आधार कार्ड दिया जा रहा है लेकिन फिर भी नाम नहीं लिया जा रहा है, नई नाम नोट हो रहे हैं। लेकिन रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण फिर से समय सीमा बढ़ाई गई है, तो ये मजबूरन सीमा बढ़ाई गई है। तो जस्टिस सूर्यकांत जी को ये उनको देना पड़ रहा है, चाहे वो प्रेशर आया हो विपक्ष से या राहुल गांधी की बिहार में जो यात्रा चल रही है वोटर अधिकार की, उसके कारण आया हो, लेकिन कुछ समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बम का एक मुख्य रूप से जो डिस्कशन होना था वो ये है कि राहुल गांधी ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हरियाणा का चुनावी जो अभी ख़त्म हुआ, उसकी छोटा राज्य है, उसमें थोड़ी सी सीटों पे ज़्यादा जल्दी काम हो सकता है, तो उस पर उन्होंने पूरा काम लगता है कर लिया है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 280 प्लस हैं, उस पर काम होना इतना आसान नहीं है, तो वहाँ की कुछ सीटें ली होंगी और कर्नाटका की 1 या 2 सीट और ली होगी। मध्य प्रदेश की निश्चित रूप से इन्होंने कुछ सीटें ली होंगी और साथ में जो सबसे हॉट सीट है बनारस, उसको भी लिया होगा। तो इस पर उन्होंने जो
बम फोड़ने वाले हैं। हमारी समझ में 9 तारीख से पहले ही वो फोड़ देंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 9 तारीख को है, 9 सितंबर को। उसमें बहुत बड़ा खेल होना बाकी है, खेल होने की संभावना भी है। और अगर ये बम फोड़ देते हैं तो लोगों का गुस्सा जाग सकता है, क्षणिक गुस्सा ही सही, लेकिन हो सकता है कि वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो गुस्सा विपक्ष के काम आ जाए। तो राहुल गांधी की यात्रा जो वोट अधिकार यात्रा थी बहुत सफल रही, बहुत ही उसमें मुख्य रूप से लोगों को धन्यवाद दिया गया। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, चाहे वो 65 लाख लोग ही में से लोग आए हों। 1-1 लाख एक भीड़ में अगर एक गांव के ऊपर से निकल गए तो अभी भी 7 करोड़ लोग बाकी हैं। तो भी ये कहना कि बीजेपी नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीत जाएगी या महागठबंधन जीत जाएगा, ये अतिशयोक्त होगा, क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ है। बीजेपी का पूरा संगठन है, बीजेपी के पास पूरा धन है, पूरा बल है, लेकिन महागठबंधन में पीछे नहीं है। अब की बार जब 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद में जो फोटोग्राफी होगी, जो लोग फोटोग्राफी करेंगे कि भीड़ कितनी है, भीड़ है कि नहीं है, ये किस तरह से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 5 बजे के बाद ये भीड़ है, तो ये सारी फ़ोटो आएंगी 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। उस समय इतना आसान नहीं रहेगा चुनाव आयोग के लिए ये साबित कर पाना कि इलेक्शन फेयर है। इलेक्शन अनफेयर है तो अनफेयर ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फोटोग्राफी झूठ नहीं बोलती है। ये लोगों के द्वारा ये तैनाती कर दी गई है कि किसी न किसी से, चाहे वो चुरा के फ़ोटो लो, चाहे आगे से फ़ोटो लो, चाहे पीछे से फ़ोटो लो, ये देखो कि 5 बजे के बाद की भीड़ कैसी है, और 5 बजे से पहले की जो भीड़ है उसके ऊपर ही अब निर्णय होगा। आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।